तो आज आपका फिर टॉपिक है स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट फॉर कंट्रोल एंड वेल्थ, यानी कि अब लड़ाइयां हो रही थी कंट्रोल करने के लिए और पैसे के लिए। ठीक है, अभी आपने लास्ट उसमें पढ़ा था कि ये सारे अलग अलग राजा थे जो आपस में लड़ते ही रहते थे। अब इनमें से कुछ थे, तीन वो थे, जैसे यहाँ लिखा है ना टारपाइट स्ट्रगल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। During the early medieval phase of history, the Rajput rulers and the non-Rajput rulers were constantly at war with each other. तो कहता है ये अर्ली मेडिवल पीरियड में शुरू में राजपूत और जो राजपूत नहीं थे रूलर्स, वो आपस में लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। दे रूल्ड ओवर देयर ओन स्पेसिफिक रीजन, अपना जहां जगह थी वहां पे तो उनका राज था ही था, ठीक है ना, विद ओन, बट वर नेवर सेटिस्फाइड विद द कंट्रोल। लेकिन जितनी जगह थी ना उससे वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुए, एंड ऑलवेज वांटेड टू एक्सपेंड देयर रीजन, और हमेशा वो चाहते थे कि उनका साम्राज्य जो है वो और बड़ा हो जाए, वो और पावरफुल हो जाए। ठीक है, तो सिंपली ग्रीड फॉर एन आइडिया दैट वुड यील्ड रिच रिसोर्सेज, और उन्हें लालच थी कि ऐसा एरिया उनके पास आ जाए कि जिनके साथ उनकी रिसोर्सेज जो है बहुत बढ़ते जाए। द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, वन मेजर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज द सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली। अब एक जो मेन लड़ाई का कारण था, कॉन्फ्लिक्ट का कारण था, वो था कन्नौज, जो कि गंगा वैली में था। फॉर सेंचुरीज द रूलर ऑफ द गुजारा, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड पालाज डायनेस्टीज फॉट फॉर द कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो ये तीन है, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज और पालाज, ये आपस में लड़ते रहते थे कन्नौज पे अधिकार करने के लिए। और क्यों अधिकार करना चाहते थे? द मेन कॉज दिस स्ट्रगल वाज टू कंट्रोल द वेल्थ एंड रिसोर्सेज ऑफ द सिटी ऑफ कन्नौज, क्योंकि कन्नौज में बहुत खजाना था और बहुत रिसोर्सेज थे। एंड फर्टाइल रीजन ऑफ द गंगनेटिक वैली, मतलब यहाँ की मिट्टी जो थी वो बहुत फर्टाइल थी, तो वहां पे खेती भी बहुत अच्छी होती थी। This struggle between the three dynasties is suitably described as the tripartite struggle. Tri मतलब तीन ही होता है ना, तो वही तीन जो थे वो इसके लिए, तीन डायनेस्टीज इस कन्नौज के लिए आपस में लड़ती रहती थी। बट ironically none of these would hold the कन्नौज for long. लेकिन मजेदार बात ये है कि तीनों लड़ती रहती थी, लेकिन तीनों ने कोई लंबे समय तक कन्नौज पे राइट नहीं की, अधिकार नहीं जमा के रखा, कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि आपस में लड़ लड़ के ही वो इतनी कमजोर हो गई थी ना कि वो खुद ही खत्म हो गई। द इनफाइटिंग वीकेंड ऑल थ्री, आपस में ये लड़ाई ने तीनों को कमजोर कर दिया। एंड विद इन 100 years, और 100 साल के लगभग, पावर ऑफ द थ्री डायनेस्टीज डिक्लाइंड, तो जो तीनों डायनेस्टीज है उनकी पावर जो है वो खत्म हो गई। द राजकुटास वर ओवरथ्रोन, अच्छा देखो ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो, ये पहले भी लेसन में आ चुका है। राजकुटास को किसने किसने हरा दिया, किसने वहां से निकाल दिया? चालुक्याज ने। पालवाज को चोलाज ने हरा दिया, ठीक है ना। और बाद में और कौन सा बचा लास्ट का आपका? प्रतिहाराज। लेकिन ये कह रहा है पालाज वर अंडर द थ्रेट फ्रॉम चोलाज एंड वर लेटर थ्रोन बाय सेना डायनेस्टी। मतलब ये कि पालाज को पहले तो खतरा था चोलाज से, लेकिन सेना डायनेस्टी ने पालाज को बिल्कुल खत्म कर दिया। प्रतिहाराज वर ब्रोक अप कंप्लीटली, प्रतिहाराज की पूरी टुकड़े टुकड़े हो गए एंड छोटे छोटे स्टेट आ गए पावर में। रिचेस ऑफ द कन्नौज वीकेंड एंड अल्टीमेटली डिमिनिश्ड ऑल द थ्री पावर इन्वॉल्व्ड। तो बस वही बात है, अब वो कन्नौज की वजह से तीनों कमजोर हो गए और तीनों पावर्स जो थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई। अब आपका जो है मेन जो हमने लेसन शुरू किया था उसमें ये था कि ये सारे भाई नॉर्थ इंडिया का रूल, दक्कन का रूल और साउथ का रूल, इंडिया पे किन किन राजाओं ने रूल किया, और साथ में दो बाहर के भी आए जिन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया। एक था मोहम्मद गजनी और एक मोहम्मद गौरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी का। चलिए जी, अब वही हैं आपके फिर वो मुस्लिम इन्वेडर्स, मोहम्मद ऑफ गजनी। Sultan Muhammad of Ghazni had heard the tales of wealth in the country that was Afghanistan neighbor. यानी कि
एक कंट्री जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये कहानियां मोहम्मद गजनी ने सुन रखी थी, और वो कंट्री जो थी अफगानिस्तान की पड़ोसी थी, यानी इंडिया। द कंट्री वॉज नन अदर देन इंडिया। तो मोहम्मद had extended his control over part of Central Asia, Iran and northwestern part of subcontinent। तो मोहम्मद ने अपना जो राज्य था उसका कहाँ कहाँ तक था, सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट का। ही वॉन्टेड टू मेक गजनी विच इज नाउ इन अफगानिस्तान द मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो वो गजनी, उस समय उसका जो राज था ना, पूरी इन जगह का नाम जहां जहां उसका कंट्रोल था, गजनी उसका नाम रखा हुआ था। तो वो गजनी को बहुत पावरफुल किंगडम बनाना चाहता था, और आज उस गजनी का नाम है अफगानिस्तान। He needed a large army and a lot of resources and wealth for that। अब पावरफुल बनाने के लिए से बहुत सारा पैसा चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए, और he was aware of the wealth of the kingdoms of North India। और नॉर्थ इंडिया में यानी इंडिया के पास कितना पैसा है वो ये जानता था। मनी वॉज रिक्वायर्ड टू रेज अ लार्ज आर्मी, और उसे ये भी पता था कि बड़ी आर्मी को खड़ा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। He led the first invasion to get the hold of the wealth in India। तो उसने पहला इन्वेजन मतलब आप यहाँ ले सकते हो कि अटैक किया इंडिया पे, अपने इंडिया का खजाना लेने के लिए। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट फॉर मोहम्मद टू इन्वेड इंडिया। उसको इंडिया पे अटैक करना कोई उसके लिए मुश्किल बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि तुमने जो पूरे लेसन में पहले पढ़ा है कि जितने भी राजा थे वो आपस में लड़ते ही रहते थे, उनमें कोई यूनिटी नहीं थी। तो इस डिसयूनिटी का उसने फायदा उठाया। डिसयूनिटी अमंग द रूलर्स मेड मोहम्मद टास्क इजियर। तो इस डिसयूनिटी ने मोहम्मद का टास्क बहुत आसान कर दिया। ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स। देख लो, 17 बार उसने इंडिया पे आक्रमण किया बिटवीन 1000 एडी एंड 1025 एडी, यानी 1000 से 1025 एडी के बीच में 25 साल होते हैं, 25 ईयर्स। इस 25 ईयर्स के बीच में उसने 17 टाइम्स इंडिया पे आक्रमण किया। ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, प्लंडर्ड सिटीज मतलब सिटीज को उसने बर्बाद कर दिया। पैलेसेस एंड टेम्पल्स मतलब जो भी सामान था ना, जो हमारे सोने की मूर्तियां थी, जो कीमती सामान था, सब वो ले गया अपने साथ। रेड ऑन सोमनाथ टेम्पल ने पे भी उसने रेड मारी। सोमनाथ टेम्पल तो उसने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब जो आपको दिखता है ना सोमनाथ टेम्पल, ये दोबारा से बनाया गया है, ओरिजिनल वाला तो है ही नहीं। ठीक है। एंड काठियावाड़ मोस्ट फेमस रेड है, मतलब फेमस है, पूरा बर्बाद कर गया था वो ये। द टेम्पल वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स वेल्थ कैरिड बैक टू गजनी। टेम्पल को बर्बाद कर दिया और सारा पैसा वो अफगानिस्तान यानी गजनी ले गया। मोस्ट ऑफ द वेल्थ फ्रॉम इंडिया वॉज यूज टू क्रिएट द कैपिटल सिटी ऑफ गजनी। और ज्यादातर पैसा जो वो इंडिया से ले गया था ना, ज्यादातर पैसा उसे उसने अपनी गजनी की राजधानी बनाई। महमूद वॉज सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड जनरल। वो इसमें सफल रहा क्योंकि वो बहुत अच्छा जनरल था। ही प्लान्ड इन एडवांस, सब कुछ उसने एडवांस में प्लान किया, सोच समझ के किया। एंड टुक केयर ऑफ ऑल द नीड ऑफ हिज सोल्जर्स हु वर टू मार्च फ्रॉम अफगानिस्तान टू इंडिया। यानी उसके सोल्जर्स को अफगानिस्तान से इंडिया आना था, उसमें कितने दिन लग जाते, तो उसने ये ध्यान दिया कि उसे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनके सोल्जर्स को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो इस पूरी तरफ उसने ध्यान दिया। He was very quick and came year after year, giving little time to the ruler of North India to reorganize themselves। हर साल वो आ जाता था, ईयर आफ्टर ईयर अटैक करता था, और नॉर्थ इंडिया के रूलर को वो बहुत कम टाइम देता था कि वो खुद को संभाल सके। सुल्तान महमूद पैट्रनाइज्ड अ स्कॉलर अल बुरानी, मतलब पैट्रनाइज मतलब होता है शरण देना, तो उसने अल बुरानी नाम के स्कॉलर को भी शरण दी थी, मतलब उसे बचाया था। He wrote an Arabic account called Kitab-e-Hind, which is a detailed account of the Indian subcontinent and the invasions। उसी अल बुरानी ने ना बुक लिखी, ठीक है, अरेबिक भाषा में, जिसको क्या कहा गया, किताबे हिंद, जिसमें उसने ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में किस किसने आक्रमण किया इसके बारे में है। इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्टोरियंस।
आफ्टर महमूद दत्त इन 1030 AD, 1030 में AD में वो मर गया। और उसके जो सक्सेसर थे ना, मतलब जो आगे राजा बने, उन्होंने इंडिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मीन्स जो महमूद गजनी आता था इंडिया पे अटैक करने के लिए, वो सिर्फ पैसे के लिए आता था। अब ऐसा ही एक और राजा था मोहम्मद गौरी, ठीक है, लेकिन ये इंडिया में आया इंडिया पे राज करने के लिए। Muhammad Ghori was also an invader who marched across the mountain passes in northwest to reach India. ये माउंटेन को क्रॉस करके आया था इंडिया में। अब इसका नाम क्या है? एज हिज फ्रॉम गौर, और ये भी अफगानिस्तान में एक छोटा सा किंगडम है। एक्चुअली द रूलर ऑफ गौर वॉज अ वेसल ऑफ महमूद ऑफ गजनी। हाउएवर विद द महमूद दत्त हिज डायनेस्टी डिक्लाइंड। अब जब महमूद, जो आपने पढ़ा पहले, महमूद गौरी वो मर गया तो उसकी डायनेस्टी भी खत्म हो गई। एंड मोइजुद्दीन मोहम्मद took advantage of this situation and made गौर इंडिपेंडेंट। तो उसने इसका फायदा उठाया और गौर को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। He went a step ahead, वो इसके एक और स्टेप आगे चला गया। Establish control over गजनाविद टेरिटरीज, और यहाँ पे गजनाविद टेरिटरीज जो उसके थे उस पे भी उसने अधिकार जमा लिया, मतलब अपना कंट्रोल कर लिया गौर ने। विद द मोइजुद्दीन मोहम्मद, और मोहम्मद गौरी, ये उसी का नाम है, मोहम्मद गौरी का ही, बिकेम पावरफुल एंड चॉक्ड आउट हिज एम्बिशन टू कॉन्क्वर एज वेल एज प्लंडर फॉर वेल्थ। तो कहता है उसके जो एम्बिशन थे वो और बढ़ते चले गए। क्या कि उसने भी जीतना है और लूटना है और अपना खजाना बढ़ाना है। तो इसके लिए उसने पहले क्या किया? ही अटैक्ड एंड कॉन्क्वर्ड मुल्तान इन 1175 AD। उसमें 1175 AD में उसने मुल्तान पे अटैक किया और उसे जीत लिया। इन 1178 AD ही डिफीटेड बाय द रूलर ऑफ गुजरात। तो उसको 1178 AD में गुजरात के राजाओं ने तो उसको हरा दिया। आफ्टर दिस सेटबैक, इस हार के बाद, ही बेस्ड हिमसेल्फ इन पंजाब। फ्रॉम देयर ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द कैंपेन टुवर्ड्स दिल्ली एंड गंगा वैली। तो पहले तो वो पंजाब में ही रहा, फिर उसने कहाँ जाना शुरू किया? किधर की तरफ मुड़ना शुरू किया? कैंपेन दिल्ली और गंगा वैली। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, अब इसी पीरियड में पृथ्वीराज चौहान जो था वो अजमेर का राजा था। ही वॉज अ ब्रेव वॉरियर, वो बहुत अच्छा योद्धा था। अब बट ही डिफीटेड द चंडालास एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली। तो उस समय दिल्ली पे भी पृथ्वीराज चौहान का अधिकार था। बट द रूलर ऑफ गुजरात डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, लेकिन गुजरात के जो रूलर्स थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सो पृथ्वीराज टर्न्ड हिज अटेंशन टुवर्ड्स पंजाब एंड गंगा वैली। तो इसलिए पृथ्वीराज चौहान जो है वो गुजरात की तरफ नहीं गया, वो भी पंजाब और दिल्ली की तरफ मुड़ गया। और उधर ही मोहम्मद गौरी भी आ रहा था। दोनों है ना, द टू पावरफुल किंग पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी वांटेड टू कंट्रोल पंजाब एंड गंगा वैली। अब दोनों ही एक जगह अपना अधिकार करना चाहते थे। इसके वजह से दोनों में लड़ाई हुई, और ये लड़ाई कहाँ हुई? टुक प्लेस एट तारेन इन 1191 में हुई। ठीक है, अब ये दो डेट्स है उनमें, एंड 1192 में हुई, और इसी को प्रॉपरली नोन एज फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ तारेन रिस्पेक्टिवली। तो यही जो दो लड़ाइयां थी आपकी वो हुई हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। द बैटल ऑफ टारेन, अब तुम्हें पता है ये दो लड़ाइयां हुई हैं इसमें। अब पहली जो लड़ाई थी उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन दूसरी वाली लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत गया था, ये है। और जैसे ही मोहम्मद गौरी जीत गया तो उसने दिल्ली पे अपना और राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान पे अपना कब्जा जमा लिया। द बैटल ऑफ टारेन वर फॉस्ट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी, इन दोनों के बीच में लड़ी गई। दे क्लैश्ड एट टारेन इन 1191 AD। टैरेन इज अबाउट 80 माइल्स फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से ये 80 माइल्स दूर है।
वहां लड़ाई हुई थी। इन द फर्स्ट बैटल पृथ्वीराज गेव अ क्रशिंग डिफीट टू मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज ने बहुत बुरी हार दी थी मोहम्मद गौरी को, लेकिन मोहम्मद गौरी रिटर्न्ड विद बेटर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग विद अ ईयर। एक साल बाद वो दोबारा से आया बेटर प्रिपरेशन और प्लानिंग के साथ। पृथ्वीराज चौहान अप्रोच्ड ऑल द राजाज ऑफ नॉर्थन इंडिया फॉर देयर सपोर्ट टू ड्राइव अवे एनिमी। पृथ्वीराज चौहान ने जो दूसरे नॉर्थन इंडिया के राजा थे ना, सबसे मदद मांगी ये मोहम्मद गौरी को भगाने के लिए। ऑल एग्रीड, सब तैयार हो गए, लेकिन मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद्र जो कनौज का था, उसने इसकी पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की। इन 1192 एडी सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, उसको हरा दिया। और विद दिस विक्ट्री, इसी जीत के साथ, ही बिकेम द मास्टर ऑफ दिल्ली एरिया एंड ईस्टर्न राजस्थान।